हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा बोझ हमारे कंधों पर नहीं, हमारे दिल में होता है? वो बीती बातें, अधूरे रिश्ते, अधूरा क्लोजर, कभी किसी की कही एक लाइन, तो कभी खुद की किसी गलती का गिल्ट। हम हंसते हैं, काम पर जाते हैं, दुनिया को स्ट्रांग दिखाते हैं, पर अंदर ही अंदर एक इमोशनल लगेज उठाए फिरते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार पीछे खींचता है। आप माफ करना चाहते हैं, लेकिन दिल कहता है नहीं, वो डिजर्व नहीं करता। आप हील करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि शुरुआत कहाँ से करें। तो आज का ये वीडियो एक किताब नहीं, एक इनर जर्नी है। निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के जरिए, जहां हम सीखेंगे कि कैसे पुराने घावों को समझा जाए, गिल्ट और रिग्रेट को रिलीज किया जाए, और कैसे खुद को वो शांति दी जाए जो शायद सालों से बाकी है। क्योंकि लेटिंग गो का मतलब सिर्फ भूल जाना नहीं होता, बल्कि खुद को माफ करना होता है, प्यार से, धीरे धीरे, एक कदम हर दिन। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की ये जबरदस्त जर्नी, चैप्टर बाय चैप्टर। इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ने वाले, हम खुद को हल्का करने वाले हैं। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। क्या आपने कभी किसी पुराने रिश्ते, किसी रिग्रेट या गिल्ट को अपने दिल में सालों तक दबाकर रखा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो आपको बार बार पीछे खींचता है? अगर हाँ, तो आज का ये चैप्टर आपके लिए है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का पहला चैप्टर आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि लेटिंग गो कोई एक एक्शन नहीं, बल्कि एक इनर प्रोसेस है, एक माइंडसेट है जो आपको इमोशनल फ्रीडम तक ले जाता है। लेटिंग गो का असली मतलब क्या है? निक इस बात को साफ करते हैं कि लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं या इमोशंस को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन चीजों को स्वीकार करना सीखें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और उन्हें जेंटली अपने मन से जाने दें। जैसे कि अगर आपके हाथ में कोई नुकीली चीज चुभ गई हो, तो क्या आप उसे कस के पकड़े रहेंगे? नहीं ना। लेकिन जिंदगी में हम ऐसा ही करते हैं। हर्टफुल मेमोरीज, गिल्ट, टॉक्सिक पीपल को टाइटली पकड़ कर रखते हैं और खुद को दर्द देते रहते हैं। चलिए एक स्टोरी से समझते हैं, रिया की रिलेशनशिप लगेज। रिया एक समझदार और एम्बिशियस लड़की थी, लेकिन वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल चुकी थी, जहां उसका पार्टनर उसे हमेशा गलत ठहराता था। अब ब्रेकअप को 1 साल हो चुका है, पर हर बार जब वो किसी नए इंसान से मिलती है, उसके दिमाग में वही डर, वही ट्रस्ट इश्यूज वापस आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, मुझ में ही कुछ कमी रही होगी, तभी तो सब ऐसे होता है। निक कहते हैं, ये खुद को सजा देने वाला पैटर्न है जिसे हमें छोड़ना होता है। लेटिंग गो का पहला कदम है अपनी गलतियों और दर्द को बिना जजमेंट के एक्सेप्ट करना। क्या सच में सब तुम्हारे कंट्रोल में है? द डिकोटॉमी ऑफ कंट्रोल। निक यहाँ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डिकोटॉमी ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है, जिंदगी में दो तरह की चीजें होती है, जो आपके कंट्रोल में है, जैसे आपके एक्शंस, रिएक्शंस और माइंडसेट, एंड जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे दूसरों का बिहेवियर, पास्ट इवेंट्स या आउटकम्स। लेटिंग गो का पहला स्टेप है ये पहचानना कि आप किन चीजों के पीछे बेवजह अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो वो उनका कर्म था, आप बस उस अनुभव को मीनिंग देकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने खुद कोई गलती की है, तो उसे सुधारने की कोशिश करें, पर गिल्ट में डूबे नहीं। ऑब्जर्विंग विदाउट जजमेंट, खुद को तीसरी आंख से देखो। निक हमें माइंडफुलनेस का एक सिंपल तरीका बताते हैं। जब आपके अंदर कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आए, गिल्ट, सैडनेस, जेलसी, तो उसे दबाओ मत, बस बैठो, फील करो और सोचो कि ये एक क्लाउड है जो आया है और जाएगा भी। स्टोरी में रिया ने धीरे धीरे जब खुद को ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू किया, तब उसने गिल्ट को देखा, जज नहीं किया, और धीरे धीरे उस फीलिंग की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। Emotions are like guests. Welcome them, let them stay for a while, then let them leave.
जिंदगी में कई बार हम उन्हीं चीजों को बार बार सोचते हैं जो हमारा कुछ नहीं बदलती, जैसे काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो इंसान वापस आ जाए। लेकिन निक कहते हैं हर बार जब हम ये सोचते हैं हम खुद को वहीं रोक देते हैं जहां दर्द शुरू हुआ था। लेटिंग गो इक्वल्स टू इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना प्लस खुद को फ्यूचर की ओर जेंटली पुश करना। तो चैप्टर 1 हमें क्या सिखाता है? जर्नल लिखो, आज मैं किन चीजों को पकड़कर बैठा हूँ। ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, इमोशंस आए बस देखो, महसूस करो पर रिएक्ट मत करो। डिकोटोमी चार्ट बनाओ, 2 कॉलम, क्या कंट्रोल में है और क्या नहीं। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो, खुद से वही सॉफ्टनेस से बात करो जैसे किसी दोस्त से करते हो। तो दोस्तों, ये था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का पहला चैप्टर, एक जेंटल रिमाइंडर कि जिंदगी कंट्रोल करने से नहीं, समझने और छोड़ने से आसान बनती है। लेटिंग गो कोई वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, खुद को फ्री करने की ताकत। अगले चैप्टर में हम जानेंगे नेगेटिविटी से बाहर निकलने के साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में। चैप्टर 2, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ नेगेटिविटी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ सही चल रहा है, फिर भी मन में कोई अजीब सी नेगेटिविटी बैठी है? जैसे हर खुशी के पीछे एक डर, हर सक्सेस के साथ एक डाउट। अगर हाँ, तो इस चैप्टर में निक आपको सिखाते हैं कि ये नेगेटिविटी आपके भीतर कैसे पैदा होती है और उससे कैसे आजादी पाई जा सकती है। क्या है नेगेटिविटी की असली जंजीर? निक कहते हैं नेगेटिविटी डज नॉट जस्ट कम फ्रॉम सिचुएशंस, इट ऑफन कम्स फ्रॉम द वे वी टॉक टू आवरसेल्फ। यानी जिंदगी में जितना नुकसान दूसरे लोग नहीं करते, उतना नुकसान हम खुद को अपनी सोच से पहुंचा देते हैं। इमेजिन कीजिए, एक लड़का है अर्जुन, उसने एक बिजनेस शुरू किया पर 6 महीने में लॉस हो गया। अब वो खुद से कहता है मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं अनलकी हूँ, सब बेकार है। अब ये सिर्फ एक फेलियर नहीं रहा, अब ये नेगेटिविटी का एक परमानेंट लेंस बन चुका है जिससे अर्जुन अपनी पूरी जिंदगी देख रहा है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन शायद आपके अंदर है। निक हमें बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जिसे वो इनर क्रिटिक कहते हैं। ये आवाज आपको लगातार नीचे गिराती है, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, दूसरे लोग तुझसे बेहतर हैं, गलती की अब तू फेल हो चुका है। अब सोचिए, अगर ये आवाज कोई और इंसान आपको दिन भर कहता तो क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगे? शायद नहीं। तो फिर अपने मन में उस आवाज को क्यों जिंदा रखा है? मीरा एक ब्राइट इंडिपेंडेंट लड़की थी, मगर हर बार जब वो मिरर में खुद को देखती तो खुद से कहती तू सुंदर नहीं है, तुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉलेज में प्रेजेंटेशंस आते तो वो एंजाइटी से कांप जाती। एक दिन उसकी फ्रेंड ने कहा मीरा, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा सिवाय तुम्हारे खुद के। वो बात जैसे उसके दिमाग में गूंज गई। उस दिन से मीरा ने हर सुबह मिरर में खुद से प्यार से बात करना शुरू किया। आई एम लर्निंग, आई एम हीलिंग, आई एम एनफ। धीरे धीरे वो इनर क्रिटिक की आवाज धीमी पड़ने लगी और उसकी आवाज लाउड होने लगी जो उसे प्यार करती थी। नेगेटिविटी से छुटकारा कैसे पाएं? निक कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, यानी सोच को आप मत बनाओ। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं बेकार हूं, तो उसे आइडेंटिफाई करो। ये एक थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। थॉट को अपने से अलग देखो, जैसे आप क्लाउड्स को देख रहे हो स्काई में। सेकंड है नेम द इनर क्रिटिक, उसे एक नाम दो। सीरियसली, निक सजेस्ट करते हैं कि अपने इनर क्रिटिक को मिस्टर डाउट या मिस नेगेटिविटी जैसा नाम दो। जब भी वो बोलो ओह ये तो मिस्टर डाउट फिर से बकवास कर रहा है। ये स्ट्रैटेजी उसको हल्का बनाती है और उसकी पकड़ कमजोर करती है। थर्ड है क्यूरेट योर एनवायरनमेंट। नेगेटिविटी सिर्फ अंदर नहीं, बाहर से भी आती है, लाइक न्यूज, नेगेटिव लोग या टॉक्सिक सोशल मीडिया पोस्ट। निक कहते हैं अपने डिजिटल और इमोशनल एनवायरनमेंट को डिटॉक्स करो, नेगेटिव कंटेंट अनफॉलो करो, पॉजिटिव पॉडकास्ट को सुनो, अफर्मेशंस बोर्ड बनाओ। रीराइट योर स्क्रिप्ट। निक कहते हैं कि जो कहानियां आप खुद को सुनाते हो वही आपकी आइडेंटिटी बनती है। अगर आप खुद से हर दिन कहते हो मैं लूजर हूँ, तो आप उसी कैरेक्टर में एक्ट करने लगते हो। अब से खुद को ये कहानियां सुनाओ, मैं सीख रहा हूँ, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, मुझ में बदलाव की ताकत है। निक एक सवाल पूछते हैं,
What is one belief you hold about yourself that causes you pain? उस एक बिलीफ को आइडेंटिफाई करो और धीरे धीरे उसे चैलेंज करना शुरू करो। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? रोज अपने इनर क्रिटिक की बातें जर्नल करो और जवाब में अफर्मेशंस लिखो। हर सुबह 5 मिनट पॉजिटिव वॉइस नोट खुद को सुनाओ। एक हफ्ते का डिजिटल डिटॉक्स लो सिर्फ सकारात्मक कंटेंट के साथ। और मिरर में रोज 2 मिनट खुद से पॉजिटिव बातें बोलो। तो दोस्तों, ये था आर्ट ऑफ लेटिंग गो का दूसरा चैप्टर। हम सबके अंदर वो इनर क्रिटिक बैठा है जो हमें रोकता है, डराता है और हमें खुद से दूर करता है। लेकिन याद रखिए, वो एक आवाज है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी स्टार्ट्स विद स्पीकिंग टू योरसेल्फ विद काइंडनेस। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द ग्रोथ माइंडसेट की, यानी कैसे सेटबैक्स को सुपर पावर्स में बदला जाए। चैप्टर 3 द ग्रोथ माइंडसेट। क्या आपने कभी किसी सेटबैक के साथ खुद को कोसा है? जैसे मुझसे ये नहीं होगा, मैंने फिर से गलती कर दी, या शायद मैं ही नहीं काबिल हूँ। अगर हाँ, तो आज का चैप्टर आपको एक ऐसा नजरिया देगा जो आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। निक इस चैप्टर में हमें इंट्रोड्यूस करते हैं द ग्रोथ माइंडसेट, एक ऐसा माइंडसेट जो आपकी जिंदगी के हर फेलियर को फ्यूल बना सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। निक बताते हैं कि हमारी सोच दो तरह की हो सकती है। वन है फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, गलती मतलब मैं बेकार हूँ, अगर मैं हार गया तो मैं फेल हूँ। एंड सेकेंड होता है ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूँ, गलती इम्प्रूवमेंट का रास्ता दिखाती है, हर सेटबैक में कोई सीख छुपी होती है। यहाँ से ही फर्क शुरू होता है। फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो डर पैदा करता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आशा। आरो एक बहुत टैलेंटेड इंजीनियर था, पर एक इंटरव्यू में उसे जॉब नहीं मिली, वो बिल्कुल टूट गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाला आरो सोचता है मैं लूजर हूँ, मैं इस फील्ड के लायक नहीं हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला आरो सोचता शायद मेरी टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग थी, पर कम्युनिकेशन में कमी रही, चलो इस बार उससे सीख लेते हैं। निक यही कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट फेलियर को आइडेंटिटी नहीं मानता, बल्कि इंफॉर्मेशन मानता है। हाउ टू बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। निक ने कुछ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज दी हैं इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। फर्स्ट है रीफ्रेम फेलियर एज फीडबैक। जब कुछ गलत हो जाए तो खुद से पूछो, मैंने यहाँ से क्या सीखा, अगली बार मैं क्या डिफरेंटली करूँगा, इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या दिखाया। जैसे सना ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, 2 महीने में बस 200 व्यूज, वो डिप्रेस्ड हो गई, लेकिन उसने फीडबैक लिया। थंबनेल वीक था, टाइटल में इमोशन नहीं था, कॉल टू एक्शन मिसिंग था। नेक्स्ट टाइम उसने इन्हीं चीजों को ठीक किया और रिजल्ट, हर वीडियो वेंट वायरल। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। सेकेंड है ब्रेन डंपिंग एक्सरसाइज। निक की एक सिंपल पावरफुल टेक्निक है ब्रेन डंपिंग। हर हफ्ते अपने माइंड में चल रही थॉट्स, वरीज, आइडियाज सब एक नोटबुक में उतार दो, फिर उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो। फर्स्ट है कंट्रोलेबल, सेकेंड है अनकंट्रोलेबल एंड थर्ड है क्रिएटिव। इससे माइंड डिक्लटर होता है और क्लैरिटी मिलती है कि क्या चेंज करना है और क्या छोड़ना है। थर्ड है रिप्लेस आई कांट विथ हाउ कैन आई। हर बार जब दिमाग में आए मैं ये नहीं कर सकता, उसे रिप्लेस करो, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। यह स्मॉल लैंग्वेज शिफ्ट आपके ब्रेन को सोल्यूशन मोड में डाल देता है। रितिका को डांस से प्यार था, पर जब स्कूल के एनुअल फंक्शन में उसे साइड रोल मिला तो उसने सोचा शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की एक टीचर ने उसे चैलेंज दिया, प्रैक्टिस 1 घंटा एक्स्ट्रा करो, नेक्स्ट ऑडिशन में सरप्राइज करना। रितिका ने दिल लगाकर मेहनत की और अगली बार उसे सोलो मिला। निक का मैसेज साफ है, जो इंसान खुद को इम्प्रूव करना चाहता है वो इवेंचुअली शाइन करता है। बोनस प्रैक्टिस द मिरर टॉक। हर सुबह मिरर में देखो और ये बोलो, आई एम ग्रोइंग एवरी डे, मिस्टेक्स डोंट डिफाइन मी, दे शेप मी, माई एफर्ट्स मैटर मोर देन परफेक्शन। निक कहते हैं ये अफर्मेशंस आपकी सोच की जड़ बदल देते हैं। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर इक्वल्स टू फीडबैक होता है, ब्रेन डंपिंग आपकी क्लैरिटी बढ़ाता है, वर्ड्स मैटर, हाउ कैन आई, माइंडसेट ब्रिंग सॉल्यूशंस। मिस्टेक्स को सेलिब्रेट करना सीखो, कंपैरिजन नहीं प्रोग्रेशन पर फोकस करो। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट कोई मैजिक नहीं है,
ये रोज रोज खुद को थोड़ा बेटर बनाने का चॉइस है। निक हमें बताते हैं कि जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हैं तो सेटबैक्स आपको गिराते नहीं बल्कि ऊपर उठाने का जरिया बन जाते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर लेटिंग गो, यानी मन के गहरे पैटर्न को कैसे तोड़ा जाए। चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज फॉर लेटिंग गो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कॉन्शियसली तो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मन के किसी कोने में कुछ ऐसा है जो इनविजिबल रोप की तरह आपको पीछे खींचता है, जैसे पुराने रिश्ते की कोई बात, जैसे चाइल्डहुड का कोई रिजेक्शन, या फिर खुद से जुड़ी हुई कोई बिलीफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं लवेबल नहीं हूँ। तो इस चैप्टर में निक हमें बताते हैं कि इस इनर नॉट को कैसे धीरे धीरे खोला जाए साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज से। पहला कॉन्सेप्ट, नेगेटिव सेल्फ स्क्रिप्ट्स को पहचानो। निक कहते हैं कि हम सबके मन में कुछ पुरानी स्क्रिप्ट्स चलती रहती हैं, बिल्कुल पुराने रेडियो की तरह, जैसे मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा सब कुछ खराब कर देता हूँ। अब सोचिए, अगर आप एक प्ले के एक्टर हैं और स्क्रिप्ट यही है, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे होगी? यही सेल्फ स्क्रिप्ट्स आपकी जिंदगी का स्क्रिप्ट बना रही होती हैं। टीना एक वर्किंग मदर थी, ऑफिस में स्मार्ट, लेकिन हर बार जब उसके बच्चे कुछ कंप्लेन करते या वो लेट पहुंचती तो मन में एक आवाज गूंजती, तू अच्छी माँ नहीं है। ये वॉइस कोई और नहीं, उसकी पुरानी स्क्रिप्ट थी जो बचपन में एक टीचर ने उसके पेरेंट्स के सामने कहा था, तुम्हारी बेटी हमेशा परेशान करती है। निक कहते हैं जब आप खुद से ऐसे हार्श वर्ड्स कहते हैं तो वो एक्चुअली आपकी नहीं, आपकी पुरानी कंडीशनिंग की आवाज होती है। स्ट्रैटेजी 1 है रीराइट द स्क्रिप्ट। निक की पहली टेक्निक है ये। टीना ने वो सेम सेंटेंस लिखा, आई एम नॉट अ गुड मदर, और फिर उसने उसे ट्रांसफॉर्म किया, आई एम लर्निंग एवरी डे, माई लव इज कंसिस्टेंट, आई एम शोइंग अप। इसे आप भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अपनी सबसे पेनफुल बिलीफ या जो भी है आपकी बिलीफ, उसको आइडेंटिफाई करो, उसे एक कागज पे लिखो और उसे चैलेंज करो, क्या ये 100% सच है? फिर उसे एक नए एम्पावरिंग सेंटेंस में बदलो। स्ट्रैटेजी 2, एक्सटर्नलाइज योर इमोशन। निक कहते हैं कभी कभी इमोशन को खुद से अलग देखने से ही उसका पावर कम हो जाता है। जैसे डोंट से आई एम एंग्शियस, जस्ट से एंजाइटी इज विजिटिंग मी टुडे। अब एंजाइटी आपकी आइडेंटिटी नहीं रही, वो बस एक विजिटर है जो आकर चला जाएगा। जब आप इमोशंस को आई से हटाकर एक एंटिटी बना देते हो तो आपका दिमाग उसे डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता है और रिएक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन शुरू होती है। अंकित हमेशा खुद को कंपेयर करता था दूसरों की सक्सेस, उनकी लाइफस्टाइल एंड उनके अचीवमेंट्स के साथ। हर बार जब वो इंस्टाग्राम खोलता एक अंदर से आवाज आती, देख तो कितना पीछे है। निक की एडवाइस में उसने एक आवाज को नाम दिया, द बुली। अब जब भी वो आवाज आती, निक कहता द बुली इज टॉकिंग अगेन बट आई डोंट नीड टू लिसन। ध्यान दीजिए, उसने इमोशन को बाहर निकाल दिया, एक नाम दिया और खुद को एम्पावर किया। स्ट्रैटेजी 3, माइंडफुल इमोशनल लेबलिंग। निक एक रिसर्च बेस्ड तरीका बताते हैं। जब कोई नेगेटिव फीलिंग आए तो उसे एक शब्द दो, जैसे राइट नाउ आई फील डिसअपॉइंटेड, आई सेंस फ्रस्ट्रेशन इन माई चेस्ट। यह प्रैक्टिस दिमाग के इमोशनल सेंटर एमिगडाला को काम करती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, यानी आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं। स्ट्रैटेजी 4, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। लेटिंग गो का मतलब रियलिटी को अवॉइड करना नहीं है, बल्कि उसे नए पर्सपेक्टिव से देखना है। जैसे कोई कहे तुमने मुझे हर्ट किया, आप सोच सकते हैं इसने मुझे सिखाया कि मुझे बाउंड्रीज सेट करनी है। रिफ्रेमिंग से पेन कम नहीं होता, पर उसका मीनिंग बदलता है और यही आपको इमोशनल फ्रीडम देता है। तो अगर एक रिकैप किया जाए, सेल्फ स्क्रिप्ट्स को पहचानो और रीराइट करो, फीलिंग्स को एक्सटर्नलाइज करो, गिव देम अ नेम, इमोशंस को लेवल करो लाइक आई फील, पास्ट को रीफ्रेम करो, हर पेन में लर्निंग छुपी है, खुद से कंपैशन के साथ बात करो जस्ट लाइक अ फ्रेंड। तो दोस्तों, लेटिंग गो का असली मीनिंग सिर्फ भूल जाना नहीं है, बल्कि वो प्रोसेस है जहां आप अपने इमोशन से दोस्ती करते हो, उन्हें पहचानते हो और धीरे धीरे उनके ग्रिप से खुद को आजाद करते हो। निक का ये चैप्टर हमें बताता है कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं या ना जाएं,
आप अपने माइंड के साथ खुद थेरेपी कर सकते हैं, बस अगर आप सच्चाई और सॉफ्टनेस के साथ खुद को देखें। अगले और आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे मूविंग बियॉन्ड द हार्ट, यानी इमोशनल क्लोजर और फॉरगिवनेस की डीप जर्नी। अब हम पहुंच गए हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के आखिरी और सबसे भावनात्मक चैप्टर पर, चैप्टर 5 मूविंग बियॉन्ड द हर्ट। ये चैप्टर है इमोशनल हीलिंग और सच्चे अर्थों में क्लोजर पाने की जर्नी के बारे में। इस चैप्टर में निक हमें सिखाते हैं कि कैसे हम पुराने घावों को सहलाकर खुद को आगे बढ़ने की अनुमति दे सकते हैं, और सबसे जरूरी फॉरगिवनेस की ताकत से खुद को मुक्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी इंसान को माफ करने का ट्राई किया है लेकिन दिल ने मना कर दिया हो, या खुद को किसी गलती के लिए सालों से सजा दी है? तो आज हम बात करेंगे उस आखिरी नोट की जो हमें सबसे ज्यादा जकड़ कर रखती है। हमें किसने हर्ट किया, हमने खुद को कैसे होल्ड करके रखा। निक इस चैप्टर में हमें लेकर चलते हैं इमोशनल फॉरगिवनेस और रियल क्लोजर की इनर यात्रा पर। इमोशनल बैगेज क्या होता है? निक कहते हैं हर्ट इज नॉट जस्ट व्हाट हैपेंड, हर्ट इज व्हाट वी कैरीड आफ्टरवर्ड। मतलब हमें जो दुख मिला वो एक बार हुआ, लेकिन हमने उसे बार बार रिप्ले करके, बार बार खुद को ब्लेम करके, बार बार उसी घाव को कुरेद कर क्रोनिक बना लिया। इमेजिन कीजिए आपके पास एक इनविजिबल बैकपैक है जिसमें गिल्ट, रिग्रेट, एंगर और पेन की भारी ईंटें हैं। हर दिन उसे लेकर चलना कितना एग्जॉस्टिंग होगा, है ना? कविता एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर थी, लेकिन उसे हर अचीवमेंट के बाद भी एक खालीपन लगता था। क्यों? क्योंकि उसके बचपन में उसकी माँ हमेशा उसे क्रिटिसाइज करती थी, तू कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, तू दूसरों जैसी नहीं है। अब बड़ी होकर भी कविता का इनर चाइल्ड वैलिडेशन के लिए तरसता था। निक इस केस को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं और क्लोजर नहीं पाते तो वो जख्म हमारे सबकॉन्शियस में फ्रीज हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप हीलिंग जर्नी। निक इस चैप्टर में 4 स्टेप प्रोसेस बताते हैं जिससे हम हर्ट से आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट है डीप डाइविंग, फील इट फुली। पहला स्टेप है दर्द को अवॉइड मत करो, सिट क्वाइटली। उस व्यक्ति या घटना को याद करो जिसने आपको डीपली हर्ट किया। ऑब्जर्व योर बॉडी इमोशंस। क्या आपको गुस्सा आ रहा है, आंखें भर रही हैं, सांस तेज हो रही है? निक कहते हैं यू कांट हील व्हाट यू वोंट फील। फील करो पर रिएक्ट मत करो, बस विटनेस बनो। सेकेंड है डिसाइड, चूज फॉरगिवनेस। यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट लेकिन सबसे एम्पावरिंग स्टेप आता है। मैं माफ करता हूँ या करती हूँ। माफ करना मतलब अप्रूव करना नहीं है, बल्कि ये कहना है मैं अब तुम्हारे किए का बोझ अपने दिल में नहीं रखूंगा। मैं अब अपनी शांति को तुम्हारे कर्मों से डिफाइन नहीं होने दूंगा। सेल्फ रिमाइंडर, फॉरगिवनेस इज फॉर यू नॉट फॉर देम। थर्ड है डूइंग रिचुअल्स दैट रिलीज। निक कुछ एक्शनेबल टेक्निक्स बताते हैं फॉरगिवनेस को रियल में प्रैक्टिस करने के लिए। फर्स्ट है लेटर राइटिंग। उस इंसान को या खुद को एक लेटर लिखिए जो आपने फील किया, जो आप कहना चाहते हैं। फिर उस लेटर को जला दीजिए या नदी में बहा दीजिए। सिंबॉलिक रिलीज इक्वल्स टू इमोशनल रिलीज। सेकेंड है एम्प्टी चेयर टेक्निक। एक खाली कुर्सी रखें, इमेजिन करें सामने वही इंसान बैठा है और जोर जोर से बोलिए, तुमने मुझे चोट पहुंचाई लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि मुझे अब शांति चाहिए। थर्ड है मेडिटेशन विजुअलाइजेशन। इमेजिन करें आपका हर्ट एक गुब्बारा है, आप उसे ओपन स्काई में छोड़ रहे हैं। फोर्थ है डीपनिंग, मेक पीस विद द पास्ट। फॉरगिवनेस एक बार में पूरी नहीं होती, ये एक प्रोसेस है। निक कहते हैं हर्टफुल मेमोरी फ्यूचर में फिर ट्रिगर होंगी, पर अब आप अवेयर हैं। अब आप रिएक्शन नहीं, कॉन्शियस हीलिंग चूज करेंगे। राहुल का पिता उसके बचपन में अब्यूजिव था। राहुल ने थेरेपी ली, मेडिटेशन किया, पर गुस्सा जाता ही नहीं था। एक दिन उसने थेरेपिस्ट की मदद से अपने पिता को एक लेटर लिखा। कहा, मैं अब तुम्हारे डिसीजंस का बोझ अपने दिल पर नहीं रखूंगा। तुम्हारी गलतियां मेरी आइडेंटिटी नहीं है। आई फॉरगिव यू। उस दिन पहली बार राहुल की आंखें तो भरी, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। निक इस कहानी से बताते हैं फॉरगिवनेस डज नॉट मीन फॉरगेटिंग, इट मीन्स रिक्लेमिंग योर पावर। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है? हर्ट को फील करो, उसे दबाओ नहीं। फॉरगिवनेस इक्वल्स टू फ्रीडम फॉर यू। रिलीज रिचुअल्स अपनाओ, लेटर, चेयर या मेडिटेशन।
फॉरगिवनेस एक बार की चीज नहीं, ये बार बार किया जाने वाला एक्ट है। क्लोजर बाहर नहीं अंदर से आता है। तो दोस्तों, यही थी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की पूरे चैप्टर की समरी, जो हमें सिखाती है क्लोजर मांगने से नहीं, खुद देने से मिलती है। लेटिंग गो का मतलब सिर्फ गुजरे हुए वक्त को भूलना नहीं होता, बल्कि उस वक्त को समझकर, सम्मान देकर दिल से विदा करना होता है। अगर आपने कभी किसी को माफ किया है, तो आप जानते हैं वो पल कैसा होता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कोई टूटे हुए शीशे की किरचें अब चुभती नहीं, बस याद बन चुकी हैं। आपने इस सीरीज का हर चैप्टर साथ में सुना, समझा और शायद खुद से कनेक्ट भी किया। अब आप खुद से एक जेंटल प्रॉमिस कीजिए, मैं अब खुद को और दूसरों को माफ करने की ताकत रखता हूँ। मैं अपनी हीलिंग का जिम्मा खुद लेता हूँ। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मैं लेट गो करना सीख चुका हूँ। अगर आपको ये कंप्लीट समरी की जर्नी पसंद आई हो, तो कमेंट में जरूर बताइए आपकी लेटिंग गो की पर्सनल जर्नी कैसी रही, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे इस हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अपने इस चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, लेटिंग गो इज नॉट वीकनेस, it's the beginning of your emotional superpower. Keep eating, keep growing. Thank you for watching.